माय नेम इज़ अब्दुल्ला एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो गाइस। आज की इस C++ की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं और C++ में मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने कोड एडिटर पर और कोड एडिटर पर जाने के बाद मैं Ctrl+N को प्रेस करूँगा तो मेरी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि न्यू फाइल ओपन हो गई है। तो सबसे पहले मैं एक हेडर फाइल डालूँगा। सेकंड लाइन में यूजिंग नेम स्पेस std, थर्ड लाइन में इंट मेन और मेन की बॉडी के अंदर मैं एक सी आउट स्टेटमेंट में लिखूंगा दिस इज़ फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ एस्केप सीक्वेंस आई लाइक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। कंपाइल एंड रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि फाइल को हम कोई भी नाम देख के सेव कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कर सकते हैं और आप आउटपुट पे देख सकते हो कि सी आउट स्टेटमेंट में मैंने जोन सी लाइन लिखी थी वो एक ही लाइन में प्रिंट होके आ गई है। अगर मैं चाहूँ कि इसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लूँ तो मैं एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करूँगा। बेसिकली एस्केप सीक्वेंस है क्या, जाते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स पे। हैंड रिटन नोट्स पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि एस्केप सीक्वेंस की डेफिनेशन एस्केप सीक्वेंस आर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज टू कंट्रोल एंड मॉडिफाई द आउटपुट लुक ऑन आउटपुट डिवाइसेस। एस्केप सीक्वेंस बेसिकली आउटपुट की लुक को मॉडिफाई करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वापस जाता हूँ अपने कोड एडिटर पर और यहाँ पर मैं सी आउट स्टेटमेंट में सीक्वेंस के आगे \n डाल दूंगा। और अब मैं अगर प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूं तो आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करने के बाद आउटपुट में आप देख सकते हैं कि दिस इज़ फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ एस्केप सीक्वेंस और आई लाइक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया है। बेसिकली \n काम क्या करती है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नोट्स में लिखा हुआ है कि \n न्यू लाइन करैक्टर। बेसिकली \n एक न्यू लाइन करैक्टर है। जहाँ भी हम \n डालेंगे तो उसके आगे लिखा हुआ कोड हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर मिलेगा। जैसा कि आप आउटपुट में देख सकते हैं कि मैंने सीक्वेंस के बाद \n डाला था तो नेक्स्ट लाइन में मुझे आई लाइक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिला है। एस्केप सीक्वेंस की एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ कि दीज करैक्टर्स आर यूजली नॉट प्रिंटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोड में मैंने \n डाला था लेकिन आउटपुट में मुझे किसी किस्म का कोई भी \n देखने को नहीं मिला। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं सी आउट स्टेटमेंट के स्टार्ट में ही \n डाल दूँ और अब मैं अगर प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूँ तो कंपाइल एंड रन होने के बाद आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन हमारी ब्लैंक हो गई है। नेक्स्ट लाइन में हमारा लिखा हुआ आ रहा है दिस इज़ फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ एस्केप सीक्वेंस और उससे नेक्स्ट लाइन में आई लाइक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप कि आप लोगों को \n अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आते हैं अपने नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस पर। \t टैब करैक्टर। \t बेसिकली एक टैब करैक्टर है। तो जाते हैं अपने कोड एडिटर पर और जाकर \t को यूज़ करते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट लाइन में एक सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिखूं \n कैन यू ड्राइव अ कार और कैन यू के बाद अगर मैं \t डाल दूं और अब मैं अगर प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूं तो कंपाइल एंड रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आउटपुट में कैन यू ड्राइव अ कार प्रिंट होके आ गया है। यहाँ पर \n से क्या हुआ है कि कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ गया है कैन यू, और आगे आप देख सकते हैं कि \t से यहाँ पे एक टैब की स्पेस आ गई है और आगे ड्राइव आ कार। आते हैं अपने नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि \r कैरेज रिटर्न। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन में एक और सी आउट स्टेटमेंट में लिखता हूँ \n ab \rc। और अब अगर मैं प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूँ तो कंपाइल एंड रन करने के बाद आप आउटपुट देख सकते हैं कि C पहले आ गया है और A और B बाद में आए हैं। तो बेसिकली \r करता क्या है कि जो \r के बाद लिखा गया जो भी टेक्स्ट होता है उसको वो सबसे स्टार्ट में ले आता है। तो जाते हैं अपने नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस पर। डबल बैक स्लैश बेसिकली एक / करैक्टर है। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट लाइन में एक नई सी आउट स्टेटमेंट में लिखूँ \n a \b
और अब अगर मैं प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूं तो कंपाइल एंड रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आउटपुट में a बैकस्लैश b आ गया है। तो डबल बैकस्लैश बेसिकली एक बैकस्लैश करैक्टर है। अगर हम डबल बैकस्लैश लिखेंगे तो वो एक सिंगल बैकस्लैश हमें आउटपुट में दे देगी। तो जाते हैं अपने नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस पर। बैकस्लैश डबल कोटेशन, ये बेसिकली एक डबल कोटेशन मार्क है। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं नेक्स्ट लाइन में एक नई सी आउट स्टेटमेंट में लिखूं बैकस्लैश n a बैकस्लैश डबल कोटेशन मार्क b, और अब अगर मैं प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूं तो कंपाइल एंड रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आउटपुट में a डबल कोटेशंस b आ गया है। बैकस्लैश डबल कोटेशन बेसिकली एक ऐसी एस्केप सीक्वेंस है जो कि डबल कोटेशन को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ की जाती है। आते हैं अपने नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस पर। बैकस्लैश सिंगल कोटेशन, ये बेसिकली एक सिंगल कोटेशन मार्क है और आउटपुट में एक सिंगल कोटेशन को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट लाइन में एक नई सी आउट स्टेटमेंट में लिखूँ बैकस्लैश n a बैकस्लैश सिंगल कोटेशन b, और अब अगर मैं प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूँ तो कंपाइल एंड रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि a सिंगल कोटेशन b आ गया है। तो बैकस्लैश सिंगल कोटेशन बेसिकली बैकस्लैश डबल कोटेशन की तरह की ही एक एस्केप सीक्वेंस है। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस पर। बैकस्लैश ए बेसिकली एक अलर्ट बेल करैक्टर है जो कि कंपाइलर की बेल को अलर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं न्यू लाइन में एक नई सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिखूं बैकस्लैश n a बैकस्लैश a b, और अब अगर मैं प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूं तो कंपाइल एंड रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि कंपाइलर ने एक बेल अलर्ट कर दी है और आउटपुट में खाली a और b प्रिंट होने को आया है। बैकस्लैश a खाली बेल अलर्ट करने के लिए यूज़ किया गया है यहाँ। आई होप कि आप लोगों को एस्केप सीक्वेंस अच्छे से समझ आई होगी। हेयर आई गोट अ क्वेश्चन ये है कि एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करके ये डायमंड आउटपुट लेके आनी है। इसका कोड आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पेस्ट कर सकते हो, और अगर किसी से ये प्रोग्राम नहीं होता तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। कमेंट सेक्शन में ही मैं आप लोगों को इस आउटपुट का प्रोग्राम प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने C++ ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मैनिपुलेटर पर। तो जाते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स पर। मैनिपुलेटर, C++ मैनिपुलेटर्स आर फंक्शंस और ऑब्जेक्ट दैट कैन मॉडिफाई द आउटपुट बिहेवियर ऑफ स्टैंडर्ड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। बेसिकली मैनिपुलेटर भी एस्केप सीक्वेंस की तरह आउटपुट की लुक को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इनका लिंक आपकी यूजिंग नेम स्पेस std के साथ होता है, स्टैंडर्ड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ होता है। नेक्स्ट आती हैं हमारी टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैनिपुलेटर्स। नंबर 1 इज़ एंडल। दिस मैनिपुलेटर हैज़ द सेम फंक्शन दैट द बैकस्लैश n एस्केप सीक्वेंस हैज़। एंडल मैनिपुलेटर बेसिकली वो काम करता है जो हमारी बैकस्लैश n भी कर देती है, मींस डैट के कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देता है। यहाँ पर अगर मैं प्रोग्राम के मेन सेक्शन को कमेंट आउट कर दूँ और एक नई सी आउट स्टेटमेंट में लिखूँ बैकस्लैश n I am a स्टूडेंट, और आगे मैं इंसर्शन ऑपरेटर लगा के एंडल लगा दूँ। अब बेसिकली इस प्रोग्राम की आउटपुट में ये होगा कि हमारा बैकस्लैश n और एंडल दोनों बेसिकली एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, और वो ऑपरेशन ये है कि ये कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट लाइन में मैं एक और सी आउट स्टेटमेंट में लिखूँगा बैकस्लैश n I was born in 2005, और अब अगर मैं प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूं तो कंपाइल एंड रन करने के बाद आप आउटपुट में देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन हमारी ब्लैंक है, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है आई एम अ स्टूडेंट, फिर एक और लाइन ब्लैंक है और लिखा हुआ है आई वाज बोर्न इन 2005। बेसिकली यहाँ बैकस्लैश n की वजह से फर्स्ट लाइन ब्लैंक हो गई है, और आप आउटपुट में देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन हमारी ब्लैंक है, देन सेकंड लाइन में हमारा प्रिंट हुआ गया है कि आई एम अ स्टूडेंट, देन उससे नेक्स्ट लाइन भी हमारी ब्लैंक है। बेसिकली हमारा एंडल और
उससे नीचे सी आउट स्टेटमेंट में \n दोनों सेम ही काम को सर अंजाम देते हैं। तो इस वजह से एंड और \n दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए हैं, तो कोई सा एक एग्जीक्यूट होएगा। अगर मैं चाहूँ कि दो सी आउट स्टेटमेंट को एक ही सी आउट स्टेटमेंट में चेंज कर दूँ और आउटपुट पे भी कोई फ़र्क ना पड़े, तो बेसिकली मैं करूँगा ये कि मैं स्टार्ट में एक हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा conio.h #include conio.h और यहाँ पर एक न्यू सी आउट स्टेटमेंट में लिखूँगा \n I am a student और इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके एंडल लिखूँगा और एक दफ़ा और इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके लिखूँगा \n I was born in 2005 और ऊपर वाली दोनों सी आउट स्टेटमेंट को मैं कमेंट आउट कर दूँगा। और अब अगर मैं प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूँगा तो कंपाइल एंड रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आउटपुट में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आई। जो आउटपुट ऊपर वाली दो सी आउट स्टेटमेंट की थी वही आउटपुट इस एक सी आउट स्टेटमेंट की है। तो इस तरह आप एस्केप सीक्वेंस और मैनिपुलेटर को आपस में यूज़ कर सकते हो। आई होप डैट कि आप लोगों को फर्स्ट मैनिपुलेटर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जाते हैं अपने नेक्स्ट मैनिपुलेटर पर। हैंड रिटन नोट्स पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पर सेट डब्ल्यू की डेफिनेशन देखते हैं। दिस मैनिपुलेटर हेल्प्स टू यूज़ द फील्ड विथ यूज़ फॉर आउटपुट ऑपरेशन। बेसिकली सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर आउटपुट के अंदर आउटपुट की फील्ड विथ को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि फील्ड विथ क्या, बेसिकली स्पेस की विड्थ को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जाते हैं अपने कोड एडिटर पर और वहाँ जाके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। तो कोड एडिटर पे जाने के बाद मैं करूँगा ये कि मैं एक इंटीजर डाटा टाइप के वेरिएबल price1 को डिक्लेयर करवाऊँगा और उसको एक वैल्यू इनिशलाइज करवा दूँगा 5600 कोमा price2 इक्वल्स टू 325 कोमा price3 इक्वल्स टू 2000। और यहाँ पर देखा जाए कि price1 price2 एंड price3 को मैंने एक ही लाइन में डिक्लेयर किया है और price1 price2 और price3 की डाटा टाइप एक इंटीजर डाटा टाइप है और तीनों वेरिएबल्स को मैंने एक इंटीजर वैल्यू असाइन की है। नेक्स्ट लाइन में मैं एक सी आउट स्टेटमेंट में लिखूँगा प्रोडक्ट \t और आगे इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा और आगे मैं लिखूँगा सेट डब्ल्यू पैरामीटर्स यानी ब्रैकेट्स में 10। आगे इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और स्ट्रिंग में लिखूँगा प्राइस। आगे फिर इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और लिखूँगा एंडल टर्मिनेटर। आते हैं नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में एक नई सी आउट स्टेटमेंट में मैं लिखूँगा हार्ड डिस्क \t और आगे इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करके मैं लिखूँगा सेट डब्ल्यू ब्रैकेट्स में 10। दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और लिखूँगा price1। आगे दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर डाल के लिख दूँगा एंडल। अब बेसिकली जो price1 में डाटा स्टोर्ड है, एक इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है, वो मुझे इस जगह पे प्रिंट होके मिल जाएगी आउटपुट में। आते हैं अपनी नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट में मैं लिखूँगा माउस \t और आगे दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करके लिखूँगा सेट डब्ल्यू ब्रैकेट में 10। दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और लिखूँगा price2। इंसर्शन ऑपरेटर आगे डाल के लिख दूँगा एंडल। सेम उसी तरह अब जो price2 में एक इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है वो मुझे आउटपुट में इस जगह पर प्रिंट होके मिल जाएगी। आते हैं अपनी नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट में मैं लिखूँगा कंप्यूटर \t और आगे इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करके लिखूँगा सेट डब्ल्यू ब्रैकेट में 10। फिर इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करके लिखूँगा price3 इंसर्शन ऑपरेटर एंडल। अब बेसिकली जो price3 में एक इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है वो मुझे आउटपुट में price3 की जगह पे डिस्प्ले होके मिल जाएगी। जैसा कि आप लोगों को याद हो कि मैंने ऊपर एक हेडर फाइल conio.h के नाम से इंक्लूड करवाई थी, तो उसके लिए मैं प्रोग्राम के एंड पे get.ch पैरामीटर्स के आगे टर्मिनेटर डाल दूंगा। तो ये मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं।
प्रोग्राम को यहाँ से हम कंपाइल एंड रन करेंगे। तो कंपाइल एंड रन करने के बाद प्रोग्राम में एरर आ गया है। बेसिकली हम एक गलती कर बैठे हैं जिसकी वजह से प्रोग्राम में एरर आया है। देखो उन्होंने क्या सेट डब्ल्यू वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। सेट डब्ल्यू डिक्लेयर ही नहीं है स्कोप में। अगर आपको याद हो कि हेडर फाइल io main ip.h must be used in this manipulator, तो इस हेडर फाइल को हमने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड ही नहीं किया। तो जल्दी से जाते हैं अपने कोड एडिटर पर और कोड एडिटर पर जाने के बाद इस हेडर फाइल को इंक्लूड करवाते हैं। लेकिन उससे पहले जो मैंने सी आउट स्टेटमेंट में \t लिखा था मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि सेट डब्ल्यू भी यही फंक्शनैलिटी तकरीबन यही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो जितने भी \t हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। और अब मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में एक न्यू हेडर फाइल #include io main ip.h इंक्लूड करवा देता हूँ। और अब अगर मैं प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि एक और एरर दोबारा आ गया है। सॉरी, ये .h एक्सटेंशन के साथ नहीं आती। .h को ख़त्म करके मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ तो यू कैन सी डैट कि हमारी आउटपुट आ गई है। देखो सेट डब्ल्यू बेसिकली वही काम करती है जो हमारी \t करती है। आई होप डैट कि आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।